जहाँ पे भी वो रहते हैं। तो इस तरीके से उनका एग्जिस्टेंस बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या करता है, एग्जिस्टेंस बनाने में, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस बनाने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग बोल सकते हैं जिनके पास क्या हो, मेटाबॉलिज्म शो कर, जो मेटाबॉलिज्म शो करता हो। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वैसे सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जिनके लिए एक सेल्यूलर कंपार्टमेंट चाहिए। सेल्यूलर कंपार्टमेंट मतलब, सेल्यूलर कंपार्टमेंट मतलब एक सेल सिस्टम। ठीक है, एक सेल सिस्टम जो हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में, सेल क्या होता है। ठीक है, एक बेसिक यूनिट होता है जिसके अंदर जो है ना, जो एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसके चारों, जिसके अंदर फ्लूइड जैसा कंपार्टमेंट भरा होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। उनमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो सारे काम करते हैं, मदद करते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म को, मतलब सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। तो ओवरऑल घूम फिर के हम जिस पॉइंट पे आते हैं वो ये है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा क्रिया है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए हमें ये समझना होता है कि मेटाबॉलिज्म उनमें होना चाहिए, उनमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो, मेटाबॉलिज्म हो, उनका मास बढ़ रहा हो, कॉन्शसनेस हो, ठीक है, ये सारी क्रिया वो कर रहे हैं, तो इनका मतलब वो रिप्रोडक्शन, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होना, तो बहुत सारे चीज़ लिविंग हो सकते हैं। वो सारी चीज़ जितने भी लिविंग हो सकते थे उनको एक साइंटिस्ट ने क्लासिफाई करके रख दिया, कैटेगरी में करके रख दिया। ठीक है, और वो कैटेगरी का नाम जो है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, एनिमल, ऐसे करके उन्होंने दिया था। जिनका RH व्हिटेकर थे उन साइंटिस्ट, उन्होंने इस तरीके से क्लासीफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सो दैट कि आसानी हो, जो एक जैसे वाले कैरेक्टर होंगे ना जिनके, उनको एक ग्रुप में रख दिया था उन्होंने। तो इससे क्या होगा, हमें पहचानने में थोड़ी आसानी होने लगी थी अलग अलग इंडिविजुअल को। ठीक है, अब एक कैटेगरी में मान लो प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ भी अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे देख लो, तो उसको उस जो वो जो प्रोसेस है अपने ऑर्गेनिज्म, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करे ताकि उसका स्पीसीज का एग्जिस्टेंस बना रहे, उसका क्या नाम देंगे। बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, उसका प्रोसेस का क्या नाम होता है। फंजाई कैसे करता है, प्लांट कैसे करता है, एनिमल कैसे करता है, ये सारी चीज़ हमें बायोलॉजी में पढ़ना होता है। ठीक है, कि कैसे सारे ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ फोकस नहीं करना कि एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, हमें सभी पे फोकस करना होता है। लेकिन अभी इस लेवल पे आज के टॉपिक में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, उससे पहले प्लांट का रिप्रोडक्शन और एनिमल का रिप्रोडक्शन जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे, तो उससे पहले हम थोड़ा सा प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और फंजाई का भी रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन था ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है, ये मैंने बताया कि सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। लेकिन जितने भी लिविंग सारे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जो प्रोड्यूस करेंगे अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को, इनके पास दो मेथड होगा। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं उनके पास जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो जो होता है वो दो तरीके का होता है। वो कौन कौन सा होता है? पहला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? एसेक्सुअल मोड। दूसरा मोड क्या होता है? सेक्सुअल मोड। ठीक है, तो दो तरीका है रिप्रोडक्शन करने का, भी दो तरीका है। मतलब एक क्रिया है, उस क्रिया को करने का दो और तरीका है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल मोड में क्या होता है, इसमें जनरली जो होते हैं ना, एक पेरेंट होते हैं। एसेक्सुअल मोड में कितने होते हैं इसमें, इसका मतलब कैरेक्टर्स कैसे हमें पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो एसेक्सुअली कर रहा है या सेक्सुअली कर रहा है, ये समझने के लिए हम बोलते हैं जो एसेक्सुअली, अगर कहीं पे तुमको दिख रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है अगर
उसमें एक ही पेरेंट है, एक पेरेंट इन्वॉल्व है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसका दो फीमेल मेल वर्जन नहीं है, कोई एक ही है, वही प्रोड्यूस कर दे रहा है दूसरे, उसका मतलब उसी के जैसा एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म को, और ये कोई गैमेट नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जिसमें कि ऑर्गेनिज्म, बस एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है और वो कोई गैमेट नहीं बना रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ग्रो कर रहा है। जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक से ज़्यादा पेरेंट होने चाहिए, एक से ज़्यादा पेरेंट होने चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो गैमेट होता है, दो पेरेंट होंगे ना, एक से ज़्यादा है तो मान लेते हैं दो पेरेंट है, ठीक है, ठीक। और ये अगर दो पेरेंट है तो ये ना गैमेट बनाते हैं। अभी मैं बता देता हूँ गैमेट क्या होता है। और वो गैमेट आपस में फ्यूज करके जायगोट बनाता है, ठीक है, फ्यूजन होता है और वो जायगोट बनाता है। ये चीज़ मैं अभी समझा दूंगा क्या होता है, गैमेट समझना भी जरूरी है, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो हमें ये समझ नहीं आएगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो चलो यहाँ पहले समझ ही लेते हैं। देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे किस चीज़ से बने हुए हैं, बेसिक यूनिट क्या है सब जानते हैं, बता दो। बेसिक यूनिट सेल है, इसलिए सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सारे जो है सेल से बने हैं, मान लो एक सेल है, दो सेल है, सारे सेल मिलके क्या बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, मान लो वो एक सेल था और उससे देखो कितने, एक ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, इसके पीछे का एक छोटा सा प्रोसेस है जो कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या होता है, ये जो सेल है, ठीक है, सबसे पहले मान लो पेरेंट है, एक मदर है, एक फादर है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है, अगर वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले अभी हम जो सामने देखते हैं उसके बारे में समझते हैं। हमने देखा माँ है, पिताजी हैं, अब क्या होता है, ये दोनों आपस में अपना गैमेट एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक्सचेंज क्या करते हैं, गैमेट का फ्यूजन करवाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मान लो फादर से मेल गैमेट आता है, ठीक है, स्पर्म जिसको बोलते हैं, मदर से फीमेल गैमेट आता है जिसको ओवा बोलते हैं, ये दोनों फ्यूज होके क्या बनाता है, जायगोट। अब हम ये समझें कि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। और ये जायगोट का इम्पोर्टेंस क्या है ये समझना भी जरूरी है। तो देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सारे सेल से बने हुए थे, यहाँ तक तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब ये जो सेल होता है ना, सेल, ये क्या होता है, जनरली डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अब ये सेल जो है डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड मतलब क्या होता है ना, इनके पास कोई भी क्रोमोसोम जो होंगे वो दो पेयर में होंगे। ये सारा चीज़ मैंने जेनेटिक्स पार्ट 1 का लेक्चर में अच्छे से बताया, वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वो डिप्लॉयड होते हैं, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो यही सेल से पूरा बॉडी बनता है, लेकिन कुछ पार्ट होता है जिसमें कि सेल जो है हैप्लॉइड रहते हैं, हैप्लॉइड बन जाते हैं। हैप्लॉइड क्या, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम उसमें रहता है, और यही हैप्लॉइड सेल जो होता है गैमेट की तरह काम करता है। तो ये बात समझ में आई, गैमेट क्या होता है। तो गैमेट ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं और जो कि फ्यूज करते हैं बाद में और जायगोट बनाते हैं। तो अगर कोई मेल है, ठीक है, अगर मान लो ये मेल है तो ये क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा जिसको हम लोग स्पर्म बोलेंगे, और ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। और कोई मान लो फीमेल है, ठीक है, तो वो फीमेल गैमेट बनाएगी, वो भी हैप्लॉइड होगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवा बोल देंगे, ठीक है। और यही दोनों जो कि हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड मतलब ऐसे मान लो, समझो डिप्लॉइड का मतलब समझो कि इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है तो हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23, ठीक है। तो मैंने बताया मेल गैमेट बना, वो क्या था, हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट क्या बना, हैप्लॉइड। अब ये दोनों गैमेट जब आपस में फ्यूज करेंगे, दोनों हैप्लॉइड सेल हैं, दोनों आपस में जब फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, ये मान लो हैप्लॉइड सेल है, ये भी हैप्लॉइड सेल है, ठीक है,
ये दोनों आपस में फ्यूज करे तो एक डिप्लॉयड सेल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 23 क्रोमोजोम थे, इसमें 23 क्रोमोजोम थे, दोनों जब फ्यूज करके बना लिया तो 46 क्रोमोजोम एक ही सेल में आ जाएगा। फ्यूजन कर रहा है ना। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि फ्यूजन होता हो गैमिट्स का और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब फ्यूजन होना हो गैमेट का तो गैमेट का प्रोडक्शन भी तो होना होगा। तो गैमेट का जो प्रोडक्शन होगा ये किससे होगा? गैमेट का प्रोडक्शन ये पेरेंट से होगा, ठीक है। पेरेंट मेल से मेल गैमेट बनेगा, फीमेल से फीमेल गैमेट बनेगा। ये बात समझ में आ गई। तो अब ये जो जैगोट बना, अब ये जैगोट ही क्या करता है? कंटिन्यूअस डिवाइड करता है, ठीक है, कंटिन्यूअस डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब, मान लो एक जैगोट है, ठीक है, ये डिवाइड करके दो जैगोट बना लेता है, मतलब दो सेल बना लेता है। जैगोट क्या? जैगोट एक डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, सिंगल सेल है ये एक सेल है, ये दो सेल बना लिया, फिर यही दो सेल तीन सेल बना लेता है, फिर मतलब एक से दो बनेगा, फिर इससे दो बनेगा, ऐसे ऐसे करके कंटिन्यूअसली बहुत सारे क्लम्प ऑफ सेल बन जाते हैं। और वही फिर बाद में डिफ्रेंशिएट करके क्या बना लेते हैं हम लोग बन जाते हैं, ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी कि जाइगोट क्या होता है, गैमेट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ये बात समझ गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म जुड़ते हैं, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं भाई? गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। और वो दोनों जो गैमेट होता है वो दोनों गैमेट आपस में फ्यूज़ करता है, और फ्यूज करने के बाद जो डिप्लॉयड सेल बनते हैं वही क्या करते हैं? फर्दर डिवीज़न और डिफ्रेंशिएशन करके क्या बना लेते हैं? ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो इसी प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस में जिसमें कि पेरेंट इन्वॉल्व हो, दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है, और गैमेट प्रोडक्शन होता हो, दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, गैमेट प्रोडक्शन होता हो, और जो बाद में फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड सेल बनाता हो जिसको जैगोट कहते हैं, वही जैगोट ऑर्गेनिज्म बना लेता हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। जो ऑर्गेनिज्म है वो कोई गैमेट प्रोड्यूस नहीं करता। जो पेरेंट होगा ना, वो मान लो डिप्लॉयड हो या हैप्लॉयड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेल, पेरेंट सेल, वो जो है कोई गैमेट प्रोड्यूस नहीं करता, गैमेट का प्रोडक्शन नहीं करता, ठीक है। अब गैमेट का प्रोडक्शन नहीं करता है तो इसका क्या मतलब हुआ? यही पेरेंट जो है बस डिवाइड हो जाएगा और दो सेल बना लेगा, ठीक है, मतलब खुद में ही डिवाइड होके दो ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर देगा। मतलब इसकी खुद की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी और दो नए एग्जिस्टिंग सेल जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को तुम जिसमें देखोगे जिस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो तुम वहाँ पे बोल दोगे कि वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम समझेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा प्रोसेस आता है। तो सबसे पहले तुम देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस आते हैं वो मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ। मान लो पहला नंबर में मैं लिखता हूँ बडिंग, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो होते हैं, बडिंग अगर किसी में हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उसमें वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एक ऐसा तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही, मतलब बडिंग से ही, बडिंग अगर कोई कर रहा है तो हम बोलेंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर रहा है, ठीक है। बस हम स्पेसिफिक कर दे जा रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व एक ही पेरेंट होगा, लेकिन वो जो जिस तरीके से वो बन रहा होगा सेल, उस तरीके को बडिंग कहेंगे, कुछ बड जैसा बन रहा होगा, ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ। फिर एक क्या है? बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, दो प्रोसेस हो गए। तीसरा क्या है? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चौथा क्या है? चौथा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये सारे मैं क्या बता रहा हूँ? ये सारे
ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपने आप को नया इंडिविजुअल, मतलब अपने से एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, एक नया इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है बडिंग से, कोई बडिंग से कर सकता है, कोई बाइनरी फिजन से कर सकता है, कोई फ्रेगमेंटेशन से कर सकता है, कोई स्पोर फॉर्मेशन से कर सकता है। तो ये सारे क्या है भाई, तरीका है जिसे ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये जो तरीका था मैंने यहाँ तक तो लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से एक और तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये सारे इन सारों में क्या होगा, सिंगल पेरेंट होंगे, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, गैमेट नहीं बनेगा। तो ये सारे तरीके जो हैं ये किसके हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम जो है इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, बडिंग के बारे में। ठीक है, बडिंग क्या होता है, बडिंग में क्या होता है, बडिंग में जनरली एक ऐसे ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। पहले इसको फंजाई भी बोला जाता था, लेकिन इसको बाद में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में रख दिया गया। क्या होता है इसमें, इसमें पहले से मान लो एक सेल है। ठीक है, अब ये सेल जो है किसी खास एरिया पे जब ग्रो होते हैं, खाते पीते होने के बाद फिर बहुत मोटा हो जाता है, ग्रो करने लगता है। तो किसी खास एरिया पे थोड़ा सा बड जैसा, जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा किसी खास एरिया पे क्या होता है, ग्रो कर जाता है। ठीक है, अब यही जो है बाद में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, एक दूसरे से फ्रैगमेंट हो जाते हैं। या फिर दो तरीका होता है, या तो टूट जाते हैं या चेन बनाते चले जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और बर्ड हो जाएगा, इस पे एक और बर्ड हो जाएगा, ऐसे चेन जैसा बना लेंगे। या फिर क्या होगा, ऐसे एक टूट के अलग हो जाएगा, फिर एक बनेगा। ठीक है, वो ग्रो करेगा, फिर उसमें से ऐसे बनेगा। तो टूट टूट के अलग भी हो सकते हैं, और वो फिर डेवलप होके नया बर्ड, नया ईस्ट बना सकते हैं। ठीक है, या फिर चेन में ग्रो कर सकते हैं। तो बडिंग में क्या होता है, जनरली एक न्यू यंग ट्यूब ऐसे बोल सकते हो, जिसमें कि एक न्यू बड जैसा आउट ग्रोथ प्रोड्यूस होता है पेरेंट सेल पे। यही मान लो पेरेंट सेल था, क्या था ये, पेरेंट सेल। अब इसी के ऊपर क्या हुआ, पेरेंट सेल पे ही एक बड जैसा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब यही बड जो है बाद में क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म बना लिया। ठीक है, यहाँ पे बना लिया, या फिर ये जब ग्रो होगा बाद में ये फ्रेगमेंट हो जाएगा और यही बड़ा बड़ा साइज का हो जाएगा, और ये क्या करेंगे, नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देंगे। तो पेरेंट सेल के ऊपर ही बड बन जाता है। ठीक है, एक आउट ग्रोथ हो जाता है, बड क्या है, एक आउट ग्रोथ है। ठीक है, तो बडिंग किस में पाया जाता है, ईस्ट में। उसी तरह एक हमने देखा था बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये जनरली प्रोटोजोआ में होता है, अमीबा वगैरह में। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये अमीबा है। इतना तो रेगुलर गोल होता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा होता है ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसके अंदर मान लो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या करता है, ग्रो करता है। फिर बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, मैं जैसे अमीबा का एग्जांपल लिया हूँ, तो बैक्टीरिया का भी एग्जांपल लिया जा सकता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्रो होते हैं और बीच से बटना शुरू हो जाते हैं, बीच से बटना शुरू हो जाएंगे। कैसे बटना शुरू हो जाएंगे, उसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आपस में पहले बटेगा, उसके बाद फिर सेल जो है, सेल बनने लगेंगे अलग अलग, थोड़े से बड़े होके। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही जो सेल है, ये सेल इतना कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगेगा इस डायरेक्शन में, देखो। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, और न्यूक्लियस जो है वो दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में चला जाएगा। फिर ये फर्दर बनेगा। ठीक है, फर्दर क्या होगा इसमें, और सेल का ग्रोथ होगा।
ठीक है। सेल का जब ग्रोथ होगा इसमें तो और ज़्यादा सेल बड़ा छोटा सब होते जाएगा, छोटा नहीं होगा मतलब साइज में बड़ा होते जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होगा दोनों डिफ्रेंशिएट कर, दोनों अलग अलग पार्ट में बट जाएगा। और जैसे ही अलग अलग पार्ट में बटा तो इससे क्या हो जाएगा, ये डायग्राम देख लो, दो सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो टू न्यू इंडिविजुअल बन गए। ये जिस केस में हुआ उसको बाइनरी फिजन बोल दिया। बाइनरी का मतलब होता है दो, फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि दो भाग में बट जाना। इसको क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। इसी में एक मॉडिफिकेशन है मल्टीपल फिजन का। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, उसमें एक ही इंडिविजुअल जो है ना बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं। जैसे एक ही सेल था, प्रोसेस यही रहता है, पहले न्यूक्लियस का कैरियन का जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है, फिर सेल का डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस यही रहता है, लेकिन क्या होता है एक ही इंडिविजुअल से क्या होते हैं बहुत सारे चार इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, ठीक है, फिर चारों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से उसमें सेल बनता है। तो ये तो तुम्हारा दो मेथड हो गया, बडिंग हो गया और मल्टीपल फिजन हो गया। इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, एल्गी में होता है क्लोरेला, एक एल्गी होता है स्पीसीज, क्लामिडोमोनास भी होता है, इन दोनों में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब मैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, फ्रेगमेंट करना मतलब ब्रेक डाउन होता। जैसे मान लो कोई ऐसे लॉन्ग चेन है और ये क्या हो जाए, फ्रेगमेंट हो जाए ऐसे ऐसे छोटा 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 भाग में। तो ऐसे ही होता है, डिट्टो ऐसा ही होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो कुछ ऐसा लंबा सा होता है, ठीक है। ये बहुत सारी स्पीसीज में हो जाता है। ये मान लो तुमको फंजाई में भी दिख जाएगा, ये एल्गी में दिख जाता है, ठीक है। स्पायरोगायरा इसका फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। स्पायरोगायरा एल्गी है एक, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसे ये जो है ना लंबा सा होता है एकदम बेल्ट जैसा लंबा, समझ लो पतला सा लंबा लाइन जैसा। अब ये क्या होता है ना, चूंकि इतना हेवी हो जाता है, लंबा होता है, तो मैकेनिकल प्रेशर की वजह से या किसी भी तरह मान लो प्रेशर पड़ने से या कुछ होने से, फोर्स लगने से ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जो भी पार्ट ब्रेक होता है ना, मान लो ये पार्ट हुआ, ये रीजनरेट कर जाता है, फिर बाद में ये लंबा सा पार्ट बना लेगा। एक पार्ट मान लो ऐसा बना लिया, फिर ये दूसरा पार्ट जो होगा वो भी ऐसा लंबा सा बना लेगा। तो जितने भी पार्ट बनते हैं ना, इन सब में कैपेसिटी होते हैं नया सेल बनाने का, मतलब पूरा बॉडी पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेने का, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कि इस तरीके से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका एग्जांपल समझ गए, ये प्रोसेस हम समझ गए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। एक बच गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन में नाम से पता चल रहा है, सब कुछ में ना बहुत आसान है ये, बस नाम समझ लो। तो देखो स्पोर जैसा बनना, स्पोर क्या है, स्पोर एक तरह का मान लो तरीका है, ठीक है, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब ये क्या होता है, दाना जैसा मान लो कोई बना लेता है। जैसे मान लो यही समझ लो कि कोई एक ऑर्गेनिज्म ऐसे है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, खुद में अंदर ये पैकेट में थैली में कुछ कुछ बनाया और ये बाद में हवा में इस छोटे छोटे स्पोर्स को बाहर निकाल दिए। ये स्पोर्स बाद में कहीं जाके मान लो किसी वस्तु पे जाके अच्छे कंडीशन मिलने पे लग जाते हैं जाके, और फिर वो बाद में यहाँ पे ये फिर ये ग्रो करने लग जाते हैं ये स्पोर, और ये पूरा बॉडी जैसा बना लेते हैं। जैसे ये बॉडी यहाँ पे था, प्रीवियस बॉडी ए बॉडी जैसा था, वैसा ही भी बॉडी बन जाता है सिर्फ एक सिंगल स्पोर से। उसी तरह बहुत सारे स्पोर प्रोड्यूस हुए थे मान लो, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो स्पोर एक्चुअली में क्या है, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसके थ्रू नया बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म का बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली इसका फेमस एग्जांपल क्या है, फंजाई, राइजोबियम के बारे में सुना होगा तुमने, जो ब्रेड मोल्ड भी जिसको कहते हैं, ब्रेड के ऊपर लगता है, ठीक है। उसमें इस तरीके का रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है तो ये एयर के थ्रू बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाता है, और कहीं पे भी जाके जहाँ पे जर्मिनेट हो सकता है वहाँ पे जाके फिर जर्मिनेट होने लगता है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। एक बच गया हमारा क्या,
बता दो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जिस ऑर्गेनिज्म से कोई ग्रोथ होना हो, ठीक है, मान लो प्लांट है, इस ऑर्गेनिज्म से कोई ग्रोथ होना हो, तो इस ऑर्गेनिज्म के ना किसी पार्ट से, कोई भी पार्ट से, बॉडी पार्ट से, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसी प्रोसेस को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह देते हैं। नाम से देखो, वेजिटेटिव मतलब बॉडी पार्ट, ठीक है, बॉडी पार्ट से ही क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म बनने लग जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब चूंकि ये नेचुरली होता था पहले, तो हम नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते थे, लेकिन चूंकि हम ह्यूमन है, हमने देखा और फिर इसका यूज करने लग गए बहुत सारे प्लांट में, इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल दिया, या मैन मेड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो चूंकि ये हम लोग बनाते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं। इसमें नेचुरली में मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किस किस बॉडी पार्ट का यूज हो सकता है, किस किस चीज़ का यूज कर सकते हैं। एक, सबसे पहले लीफ का यूज कर सकते हैं, दूसरा स्टेम का यूज कर सकते हैं, तीसरा रूट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ का यूज हम कर सकते हैं बॉडी के पार्ट को, ताकि न्यू ऑर्गेनिज्म बन सके। तो यहाँ तक बातें समझ में आई। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ लिया हमने कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है ये पढ़ लिया। फिर हमने देख लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे। फिर हमने देख लिया रिप्रोडक्शन के दो मोड होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। अब एसेक्सुअल के हमने 5 टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। कौन कौन सा पढ़ लिया, बडिंग पढ़ लिया, बाइनरी फिजन पढ़ लिया, फ्रैगमेंटेशन पढ़ लिया, और फिर हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ लिया, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। आने वाली क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।